नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हाउ मोलिकुलर स्पीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मोलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये चीज़ आज हम कवर करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कवर किया था। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट अस सी व्हाट वी विल कवर टुडे। तो हम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालेंगे कि किस तरीके से हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर देयर इन अ स्मॉल रेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। पूरा हम उसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। देन वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, देन वी विल सी द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, देन वी विल प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एट ए डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, हम वो भी देखेंगे। देन व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स, हम ग्राफ से सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे। देन वी विल समराइज वेलोसिटी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर है। काफ़ी सिंपल लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर इट। तो देखो ध्यान से समझो, हमने प्रीवियस लेक्चर में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, विच इज गिवन बाय एफ। तो इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन 3 डायमेंशनल वेलोसिटी स्पेस। समझ में आई चीज़ें। ठीक है, बट एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन रेदर देन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज हमें ना में इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करें। वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन इट्स मैग्नीट्यूड। हमें स्पीड पता है तो हम उससे रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल सकते हैं। मीन स्पीड क्या होगी मोलिक्यूल की वो निकाल सकते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी वो निकाल सकते हैं। एंड इट हैज़ ए मैनी एप्लीकेशन। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन कोलिजन रेट्स, फ्यूजन्स, रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्लॉट भी कर सकते हैं। समझ में आई चीज़ें। सो दैट्स वाई स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल ऑब्टेन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ओवर ऑल डायरेक्शंस एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ आप ध्यान से समझो। देखो, यदि आपको ध्यान हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लेट अस जस्ट एज्यूम कि हमारे पास देखो क्या हमने लिया था कि हम लेट अस स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका वॉल्यूम हमने क्या लिया, dvx। ये वेलोसिटी स्पेस में मैंने वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर किया है। ठीक है, dvx, dvy, dvz। और इस वॉल्यूम स्मॉल एलिमेंट में सपोज इट हैज़ हाउ मच पार्टिकल्स, इट हैज़ d3n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आया। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n है। तो ये हमें क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा कि इसमें कितने सारे पार्टिकल्स हैं। समझ में आई बात। ठीक है, हुज वेलोसिटी इज v। ठीक है, समझ में आया। उसकी वेलोसिटी v एंड v प्लस dv रेंज में कितनी है। ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं जिसकी वेलोसिटी इस रेंज में है। समझ में आया, वो कितनी होगी d3n, और अपॉन में कितने आएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। समझ में आया। ठीक है, तो इट इज़ अ फंक्शन। तो यही हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। तो ये हमने क्या कवर किया था। ठीक है, तो हमें अब क्या निकालना है एक्चुअली में, हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, हैविंग स्पीड v। समझ में, स्पीड कितनी है उसकी वो हम देखेंगे। डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना अब नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है तो हम देखेंगे। मान लीजिए 3 डायमेंशन में ही लिया हमने तो इसको। ठीक है, तो उसको हमने d3n लिखते हैं, अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, f मेरे पास क्या है, ये है। तो मैं यदि f को लिखूँ m अपॉन में 2π kBt, ये मेरे पास 3 अपॉन में 2 हो गया, माइनस के mv² अपॉन में 2 kBt, और ये dvx, dvy, dvz। ठीक है, समझ में आया। तो हमें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। तो मेरे पास सपोज d3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, d3। ठीक है, पेन इज नॉट वर्किंग। ठीक है ना, लेट अस गो फॉर दिस। तो आप ध्यान से समझो। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल स्मॉल एलिमेंट में हमने d3 लिया, इसको ना हम dnv से भी लिख देते हैं जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं जनरली, है ना, कि भाई मैग्नीट्यूड कितना है, v मैग्नीट्यूड है, और उसमें और कितने पार्टिकल्स हैं, dn पार्टिकल्स है। समझ में आई बात। ठीक है, तो नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो d3nv, लेकिन बेटर होगा हम ऐसे लिखे, है ना, ये अंडरस्टूड होगा हमारे लिए कि हम 3 डायमेंशन में ही बात कर रहे हैं। समझ में आई चीज़ें। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना। हमें क्या लेंगे हम स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, समझ में आई बात। और मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इधर चला गया, तो ये मेरे पास n m अपॉन में 2π kBt, 3 अपॉन में 2 माइनस के mv² अपॉन में 2 kBt। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, आप देखो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट में लिखा हुआ है, तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको लिखेंगे v² sin थीटा। ठीक है, dv d∅ d थीटा। समझ में आए चीज़ें। ठीक है, कोई डाउट है। अब यदि आप ध्यान से देखो तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों साइड।
क्यों मैंने कहा, अब देखो जो वेलोसिटी है ना एक्चुअली में ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, थीटा फाई पर डिपेंड नहीं करेगी मैं जब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो लेट अस एज्यूम, हमने अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात की तो हमने स्फेरिकली कोई वॉल्यूम एलिमेंट, जैसे तो यहाँ पर तो हमने क्या किया था, एक क्यूब की फॉर्म में वॉल्यूम एलिमेंट लिया था, है ना, एक कार्टेशियन फॉर्म में लिया था। अब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो डायरेक्शन हमारे लिए मायने नहीं रहेगा, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो उस केस में क्या होगा, हमने स्फेरिकल वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया ये, ठीक है, समझ में आई बात ये। सो दैट्स व्हाई वी हैव कन्वर्टेड अपन कार्टेशियन वॉल्यूम इनटू स्फेरिकल वॉल्यूम, समझ में आया। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन यदि मैं दोनों साइड कर दूं डी एन वी, ठीक है, और ये मेरे पास कांस्टेंट है एन अपॉन में 2 पाई के बी टी 3 अपॉन में 2, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन आएगा ई एम वी स्क्वायर अपॉन में 2 के बी टी वी स्क्वायर डी वी, ठीक है, समझ में आई बात, कोई डाउट है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमने 0 से क्या लिया है, इन्फिनिटी लिया है। ये मैंने एजम्पशन में भी कल बताया था आपको कि हम मिनिमम वेलोसिटी 0 ले रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी इन्फिनिटी ले लें। हाउएवर प्रैक्टिकली इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फॉर आवर मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी वी एज्यूम। हमने बस बाउंडेशन ही खत्म कर दी, मिनिमम वेलोसिटी 0 ले ली और मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकती है, इनके बीच में ही आएगी। अब इन्हीं के बीच में वेलोसिटी हो सकती है पार्टिकल की, समझ में आई चीज़ें। और ये मेरे पास साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, ये 0 से पाई और ये 0 से 2 पाई आ जाएगा मेरे पास डी फाई, समझ में आई चीज़ें, ठीक है, कोई डाउट है। और हम जानते देखो ये क्या देगा मुझे, 2 पाई देगा इंटीग्रेशन, और ये मुझे क्या देगा, 2 देगा, ठीक है। तो बेसिक इंटीग्रेशन है, आपसे हम यदि इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा का तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस कोस थीटा। तो आप इंटीग्रेशन कर लेना, ठीक है, समझ में आए बात। तो जब हम कंप्यूट करेंगे ना इन दोनों को तो ये मुझे क्या देगा, 2 देगा, और ये मुझे क्या देगा, 2 देगा, समझ में आई चीज़ें, ठीक है। अब तो मैं इसको देखो, ये 2 पाई यहाँ से मिला है और 2 यहाँ से मिला है, तो कितना हो गया, 4 पाई, समझ में आई बात। तो ये मेरे पास कितना आ गया, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, एन एम अपॉन में 2 पाई के बी टी 3 अपॉन में 2, समझ में आया। और ये मैं लिख लिया मैंने 4 पाई, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस के एम वी स्क्वायर अपॉन में 2 के बी टी वी स्क्वायर डी वी, ठीक है। अब मैं जब इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास मिल जाएगा एन वी, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी हैविंग स्पीड वी, समझ में आया, ठीक है। लेकिन यदि मैं इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ से भी हट जाएगा मेरे पास सिंपली, तो मेरे पास 4 पाई स्क्वायर वी डी वी बचेगा और ये टर्म बचेगी, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो यही है मेरे पास, ठीक है ना। तो देखो मैंने मतलब इंटीग्रेशन नहीं लगाया, सिर्फ इंटीग्रेशन हमने थीटा और साइन थीटा और फाई पर हमारे पास था, ठीक है। तो डिफरेंशियल फॉर्म यहाँ भी है, डिफरेंशियल फॉर्म मेरे पास यहाँ भी है, सेम चीज़ आप कैसे भी कर सकते हैं, समझ में आया। तो देखो ये मेरे पास कितना आ गया, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। इंटीग्रेट करेंगे तो हम तो नहीं तो फिर इस पर पूरे पर यहाँ पर ऐसे इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। नहीं तो हमने स्मॉल एलिमेंट हमने निकाल ही लिया अपना, ठीक है ना, समझ में आया। तो अब ये देखो मेरे पास क्या है, सिंपली प्योर मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। वेलोसिटी जो है ना मेरे पास है पूरा क्या है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है ना। यहाँ पर अब कुछ भी डायरेक्शन मेरे पास नहीं है, समझ में आया। तो ये क्या है, डी वी इज जस्ट द मैग्नीट्यूड, वी स्क्वायर इज जस्ट द मैग्नीट्यूड। तो जो फैक्टर है 4 पाई स्क्वायर रिप्रेजेंट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस वी इन वेलोसिटी स्पेस, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या था, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये मैंने स्फेरिकल वॉल्यूम एलिमेंट मान लिया, इसका रेडियस कितना हो गया वी, ठीक है, और ये विड्थ कितनी हो गई डी वी। तो मेरे पास ये स्फेरिकल वॉल्यूम एलिमेंट जो है इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसमें हम देखना चाहते हैं इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, समझ में आया। तो इसमें मान लेते हैं डी एन वी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोई डाउट है। तो हाउ मच पार्टिकल इट हैज़ डी एन वी पार्टिकल्स, ठीक है। अपॉन में क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर मेरे पास आ गया मैग्नीट्यूड, स्पीड में मेरे पास क्या होगा, लेट अस सी, हम इसको ये वेलोसिटी फंक्शन मैंने मान लिया, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले रहा हूँ मैं एफ वी, और यहाँ मेरे पास क्या आएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगी इसकी, 4 पाई वी स्क्वायर डी वी। तो ये 4 पाई वी स्क्वायर डी वी, समझ में आया, ठीक है। और यहाँ हम अपना वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना डी एन वी यहाँ से भी ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। एंड यहाँ पे मैं अपना सिंपली वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यदि लिखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, एम अपॉन में 2 पाई के बी टी, ठीक है ना, 3/2 ई टू द पावर माइनस के एम वी स्क्वायर अपॉन में 2 के बी टी, ठीक है। और ये मेरे पास 4 पाई वी स्क्वायर डी वी। तो 4 पाई जैसे बताया स्फेरिकल एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है उस वॉल्यूम एलिमेंट का, ठीक है, समझ में। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है, ठीक है, बस ध्यान से देखो, यदि ये मैं डी वी है ना इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो डी एन वी अपॉन में डी वी, ठीक है, जो बचा वही मेरे पास क्या आएगा, एफ वी। यही मेरे पास क्या होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। यहाँ प्रोबेबिलिटी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास ये पूरी टर्म बची है।
तो हम इसको लिख सकते हैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, m अपॉन में 2 पाई के बी टी 3 अपॉन में 2 ई टू द पावर माइनस के m v स्क्वायर अपॉन में 2 के बी टी। ठीक है, तो ये 4 पाई मैं आगे लिख लेता हूँ। समझ में आई चीज़ें? ठीक है, कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं 4 पाई वी स्क्वायर एन ये मेरे पास आ गया। ठीक है, मैंने जस्ट डिनोमिनेटर में वी लिखा और ये मेरे पास एज इट इज़ बच गया। अब यदि मैं डिनोमिनेटर में क्या लेके जाऊँ, एन की वैल्यू लेके जाऊँ है ना, और सब ऐसे रखूँ, तो ये तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, समझ में आया? ये क्या होता है, मेरे पास प्रोबेबिलिटी होता है। और एफ क्या हो गया, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और ये मैं इसको कह सकता हूँ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को प्रोबेबिलिटी स्पीड डेंसिटी। समझ में आई चीज़ें? तो अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एन को डिनोमिनेटर में ले जाओ और जो भी मेरे पास बच गया है ये, ठीक है, समझ में आया, वो मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगा। तो दैट द मॉलिक्यूल हैज़ अ स्पीड बिटवीन v एंड v प्लस डी वी इज गिवन बाय दिस। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है, यदि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की मैं बात करूँ तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1। तो मैं इस पूरे का यदि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी को 0 से इन्फिनिटी हमने लिया है। ठीक है, तो टोटल कितना आना चाहिए 1। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट द मॉलिक्यूल हैज़ वेलोसिटी इन रेंज v एंड v प्लस डी वी इज 1। ठीक है, समझ में आई बात? तो दिस इज व्हाट द मैक्सिमम बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज। समझ में आई चीज़ें? बस आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, कुछ नहीं। हम यदि प्लॉट की बात करें, अब देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का हमने क्या किया, प्लॉट किया, किसके रेस्पेक्ट में, स्पीड की रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब यदि आप ध्यान से देखो तो हमारे पास फंक्शन है क्या, एफ वी इज इक्वल टू, ठीक है, 4 पाई वी स्क्वायर एम अपॉन में 2 पाई के बी टी 3 अपॉन में 2 ए टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर 2 के बी टी। सो दिस इज व्हाट द फंक्शन वी हैव। अब ये वेलोसिटी पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो वेलोसिटी की इसमें दो टर्म है, एक तो वी स्क्वायर है, ठीक है, और एक ई टू द पावर माइनस के एम वी स्क्वायर अपॉन में 2 के बी टी है। ये दो टर्म है, ठीक है, और ये दो टर्म हमने किसके, हम फंक्शन को हमने को वर्सेस स्पीड प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, और जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किस पर निर्भर कर रहा है, वेलोसिटी वो स्पीड पर निर्भर कर रहा है। स्पीड की दो टर्म्स है इसमें ये। ठीक है, समझ में आई बात? तो ध्यान से देखिए, जब ये टर्म इनिशियली डोमिनेट करेगी, ठीक है, डोमिनेट ये कब करेगी, देखो 4 स्मॉल वी स्पीड, जब स्पीड की वैल्यू बहुत कम होगी, देखो यहाँ एक्सपोनेंशियल ये ई टू द पावर माइनस एक्स है, समझ में आया, उसी तो फॉर्म है। तो v की स्पीड कम होगी तो ई टू द पावर माइनस, तो ये वैल्यू जब कम होगी ना तो ये डोमिनेट नहीं करेगी। v की वैल्यू जब ये कम होगी तो ये स्क्वायर वाली टर्म ज़्यादा आएगी, डोमिनेट करेगी। तो देखो ये वही है। ठीक है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी, समझ में आया? ठीक है, ये वाली एक्सपोनेंशियल टर्म क्या करेगी, डोमिनेट करेगी। समझ में आया? तो ये मेरे पास, मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा, नहीं, ठीक है, समझ में आई चीज़ें? तो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हैं एट v इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू 0 की मैं यदि बात करूँ, v 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और अगेन इट अप्रोचेस 0 व्हेन v टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्यों ऐसा हम बात करें कि जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो v की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो ये ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया है ना, v की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, यानी टेंड्स टू 0। ठीक है, समझ में आई बात? तो जो f है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर फॉर स्मॉल वैल्यूज, है ना, और f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के वी स्क्वायर, ठीक है, m अपॉन में 2 के बी टी। ठीक है, तो जब v टेंड्स टू 0 होगा तब भी f 0 की तरफ जाएगा, और जब वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी तब भी फंक्शन हमारा 0 की तरफ आएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आएगी तब भी फंक्शन 0 की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जो शेप होगी कर्व की वो दो ही टर्म डिटरमाइन करेंगे, इन्हीं के बीच में इंटरप्ले होगा, है ना, इंक्रीजिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन वी स्क्वायर, ये मैंने बताई दिया आपको, और ये दूसरा डिकेइंग एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, समझ में? तो स्मॉल वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, स्मॉल वैल्यू के लिए तो क्वाड्रेटिक टर्म डोमिनेट करेगी, है ना, और जब वैल्यू बढ़ने लगेगी तो ये वाली टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट करेगी और कर्व डिक्रीज करेगा रैपिडली। समझ में आई चीज़ें? फिफ्थ पॉइंट, द कर्व रीचेज अ फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, आप देख सकते हो कर्व क्या है, एक फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू रीच करता है और फिर क्या करने लगता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, एफ किसकी मैक्सिमम वैल्यू, स्पीड के फंक्शन की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू गिव्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, विच सबसे प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, जब यही तो बनेगी, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू इस वेलोसिटी की, वो स्पीड की जो वैल्यू आएगी उसके लिए फंक्शन ये क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमें देगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैक्सिमम जो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें क्या देगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देगी। ठीक है, सिक्स
एरिया ऑफ स्ट्रिप ऑफ विड्थ dv गिव्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड बिटवीन v एंड v dv। अब देखो ये हमने इस छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, ठीक है, इसके विड्थ कितनी हो गई dv, है ना, समझ में आई बात। अब यही हमें क्या देगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा। अब इसका एरिया कैसे, अब ध्यान से देखिए आप, हम जानते हैं लेट अस सपोज dv रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स है, dnv मॉलिक्यूल्स है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, समझ में आई बात। अब ये मेरे पास क्या है, एफ वी dv, यही तो होता है फॉर्म, समझ में आया। तो एरिया इसका मुझे यदि एरिया निकालना है तो एरिया क्या आएगा, ये विड्थ और ये लेंथ की मल्टीप्लाई कर दो तो यही तो मिलेगा मुझे, समझ में आई बात, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी के इक्वल है। और वो क्या प्रोबेबिलिटी दे रही है, वो बता रही है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मान लो इस ये एरिया जो है, देखो ये लेंथ तो dv होगी और विड्थ dv होगी, लेंथ मान लेते हैं फिर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंथ इंटू विड्थ ही तो करके तो एरिया आएगा, समझ में आई बात। एरिया क्या मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है ना। तो उसका एरिया मान लो सपोज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लो 5 ले लिए, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस विड्थ में कितने मान लो 3, है ना। तो मुझे पता चल गया ना कि कितने पार्टिकल्स इस विड्थ में है, ठीक है। तो जो एरिया होगा विड्थ का गिव्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड बिटवीन v एंड v dv, ठीक है। टोटल एरिया अंडर द कर्व इक्वल्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। अब यदि इस टोटल एरिया की बात करें, ठीक है ना, तो ये जो टोटल एरिया होगा इस कर्व का, ठीक है, समझ में आई बात, वो हमें क्या देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा, ठीक है, समझ में आई बात। स्मॉल विड्थ जो है हम इसमें पता क्या है, हाउ मच पार्टिकल इट हैज़, तो टोटल एरिया यदि हम निकाल लेंगे तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इंटीग्रेट कर देंगे ना इसको, तो ये तो कितना आना चाहिए वैल्यू, ये इंटीग्रेट जब करेंगे इस पूरे एरिया को, देखो इस छोटा सा एरिया मैंने निकाला तो एफ डी तो आया, मेरे को पूरा का एरिया चाहिए, तो पूरा का एरिया के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 1, है ना। और ये है किसके इक्वल, डी एन वी अपॉन में एन इज इक्वल टू 1, तो ये इधर चला गया, तो मेरे पास कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, ठीक है ना, इस रेंज में, समझ में आई चीज़ें। तो ध्यान रखना, तो टोटल एरिया, ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा वो हमें उसका जो ग्राफ होगा उसका जो टोटल एरिया होगा वो हमें क्या देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। नेक्स्ट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है द कर्व बिकम्स ब्रॉडर एंड द पीक शिफ्ट टुवर्ड्स हायर वैल्यू। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे तो एक ही टेम्परेचर के लिए लिया था, अब हमने अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू के लिए ग्राफ को प्लॉट किया है, समझ में आया, ठीक है। तो ये मेरे पास T1 टेम्परेचर के लिए है, ये T2 टेम्परेचर के लिए है, ये T3 टेम्परेचर के लिए। तो हमने देखा जैसे जैसे टेम्परेचर देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी है या जो हमारा जो कर्व है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, समझ में आया, और ब्रॉड हो रहा है। देखो यहाँ तो इतना ब्रॉड नहीं है, यहाँ देखो कितना ब्रॉड हो गया, फिर उसके बाद और ज़्यादा ब्रॉड हो गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा जो कर्व है, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और कर्व फ्लैटन होने लगता है, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे मैं यदि टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा लूँ, टी की वैल्यू क्या लूँ ज़्यादा, तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरे पास, कम आनी चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है, ज़्यादा, तो एफ मेरे पास क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा ली मैंने, ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एफ क्या है मेरे पास, कम आया है, ठीक है, समझ में आया। तो ये मतलब कम तभी तो आएगा जब थोड़ा छोटे होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो टेम्परेचर मेरे पास कम है ना, और एफ ज़्यादा है, तो वही सिंपल रिलेशन हम एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो कर्व है, ठीक है, समझ में आया, वो ब्रॉड होने लगता है और आगे की तरफ शिफ्ट होने लगता है। मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ द कर्व, ठीक है, और मास ऑफ द, अब ध्यान देगा जो शेप होता है ना कर्व का, अब हमने देखा शेप जो है कर्व का, देखो दो वो सारी चीज़ इसमें कांस्टेंट है, बचा मास एंड टेम्परेचर। तो जो शेप होगी कर्व की वो मास और टेम्परेचर पर निर्भर करती है, बस ध्यान रखना, ठीक है। टेम्परेचर का हमने देख ही लिया, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, समझ में आई बात। तो लाइटर मॉलिक्यूल्स हैव ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हायर कैरेक्टरिस्टिक स्पीड, क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना मेरे पास यहाँ पर, यदि आप गौर से देखो तो जितना ज़्यादा मास होगा एफ की वैल्यू ज़्यादा मेरे पास उतनी होगी, ठीक है, समझ में आई बात, हायर प्रोबेबल स्पीड मुझे मिलेगी। लेट अस समराइज व्हाट वी हैव कवर्ड। तो हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, तो हमने इसकी दो वेरियस फॉर्म्स पढ़ी हैं। तो एक हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने देखा था, ठीक है, समझ में आई बात। सो दिस गिव्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ये एक्चुअली में डेंसिटी है, समझ में आई बात। वेलोसिटी स्पेस में ये क्या देता है, डेंसिटी, इसलिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं, समझ में आया, ठीक है। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही देता है विद स्पीड बिटवीन v एंड vb,
पर यूनिट स्पीड इंटरवल। ठीक है, समझ में आए बात। तो इसको इंटीग्रेट कर कर ही हम इसको लेकर आते हैं। तो देखो फॉर्मूला याद रखना भी बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।